Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with the next chapter which is gravitation. So ये one shot video होने वाला है, full fledged video आपको playlist में मिल जाएगी. Also all these concept maps are taken from this EduCard की sample paper book. इस book में आपको sample papers भी मिल जाएंगे जिससे आप practice कर पाओगे और ये concept maps तो हर chapter के है. नीचे description में इसका भी link मिल जाएगा. Okay? चलो let's get started. सबसे पहले gravitation क्या होता है? So gravitation आपको पता है basic क्या होता है, हम हमेशा पढ़ते हैं वो जो न्यूटन की कहानी है कि उसके जो सिर पे एप्पल गिरा, फिर उसने रियलाइज किया ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा. सो वहां से उसने ग्रेविटेशन का पता किया कि हाँ भाई ये ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज होती है, मतलब अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक ले लेते हैं. कौन सा रेट है पहला टॉपिक? हीरा ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. अब पढ़ने में बड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट बड़ी सिंपल सी चीज है. ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स में जो हर चीज है, लेट्स सपोज ये दो चीजें मैंने बना दी, दो ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट ए बना दिया, ऑब्जेक्ट बी बना दिया. वो कह रहे हैं दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एवरी ऑब्जेक्ट. हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स. और वो फोर्स कितना है? which is directly proportional to the product of their masses. मतलब ये ऑब्जेक्ट A है, इसका कुछ मास होगा, ये ऑब्जेक्ट B है, इसका भी कुछ मास होगा, m1 m2 हो गया. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों का जो मास का प्रोडक्ट है. ठीक है, एंड साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब इन दोनों के बीच में, इनके सेंटर्स के हिसाब से अगर हम देखें, इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये ही फोर्स हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से. ठीक है, ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसमें क्या बोला गया सिंपल वर्ड्स में? अगेन भैया कि दो कोई भी चीज है, हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. कितना फोर्स है? इतना फोर्स है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मासेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के. ठीक है, अब यहां से आई कैन राइट इट एज, यहां से मैं लिख सकती हूँ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन में d स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं. एंड अगेन अगर मुझे लिखना है F इक्वल्स, जो आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं सो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं. इस केस में वो कांस्टेंट होता है हमारा g, एंड इसके साथ लिख दो m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट होता है. अगर आप यहां से इसका फॉर्मूला बनाना चाहो इस पे पहुंच सकते हैं, इस पे भी अभी हम डिस्कशन करेंगे, वहां चलेंगे. ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई क्या है? सो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन. नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्री फॉल की. अब फ्री फॉल क्या होता है? कोई भी चीज अगर फ्रीली फॉल कर रही है तो दैट इज फ्री फॉल. जैसे एक ट्री से हमारा जो एप्पल है वो हमने बिना किसी फोर्स के अगर ऐसे ही विंड से या कैसे भी गिर गया तो वो फ्री फॉल हुआ. या फिर कोई चीज आपने ऊपर फेंकी, ठीक है, अब वो एक हाइट पहुंचने के बाद वो नीचे वापस आ जाएगी, सो दैट इज फ्री फॉल. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड आफ्टर अटेनिंग सर्टेन हाइट इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. अब क्या होता है, ये जो भी मैं एग्जांपल देते हैं, एक बॉल को आप बहुत जोर से ऊपर उछालो, हो सकता है बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे बट एक हाइट पहुंचने के बाद वो नीचे ड्रॉप होनी स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ द फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल. अब इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो फॉल हुआ दैट इज आर फ्री फॉल. उसको फ्री फॉल कहते हैं. आप किसी चीज को फोर्स मार के गिरा रहे हो वो फ्री फॉल नहीं होता. ठीक है, नाउ and this acceleration is known as acceleration due to gravitational pull of the earth या acceleration due to gravity. यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये जो acceleration due to gravity है, ग्रेविटी की वजह से जो acceleration क्रिएट हो रहा है इसको हम G से डिनोट करते हैं. ये वाला G जो है और जो अभी ये कैपिटल G हम देख के आए हैं ये दोनों अलग हैं. ठीक है, वो हमारा यूनिवर्सल वाले का कांस्टेंट था. ये जो G है दिस इज acceleration due to gravity और ये जो है ना, एक सेकेंड,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड ये जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, जब भी हम आगे फॉर्मूलाज वगैरह लगाएंगे ना, तो जो आप ए होता है उसकी जगह पे, एक्सेलरेशन की जगह पे जी ले लेते हो। जब आप करोगे न्यूमेरिकल्स तो आपको पता चल जाएगा। चलो इसको पढ़ते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। अभी मैंने आपको बताया इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो अभी हम पढ़ के आए वो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ से दो चीजें आती है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशन क्या होता है और ग्रेविटी क्या होता है, आपको लगेगा ये दोनों सेम चीज है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। अभी हमने बात करी कि दो बॉडीज हैं, वो आपस में देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। वो जो अट्रैक्शन का फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशन, तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है। जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं, इज द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी लाइंग ऑन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब जो ये जैसे कि ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी इसको, जैसे जब हमने फ्री फॉल में देखा क्या करती है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उसको खींचता है, तो वो ग्रेविटी है। इसके एक ऑब्जेक्ट पे अर्थ का जो पूरा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है या अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटी है, और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अपना आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा ग्रेविटेशन है। ठीक है, आई होप ये ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जरा बात कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं वेट और मास की। ठीक है, तो जी हम जब भी अपनी बॉडी का वेट की, हमेशा ऐसे बोलते हैं अरे इसका कितना वेट है, जिम जाते हैं वेट करते हैं, सो जब हम बोलते हैं हाँ जी इसका 50 वेट है, 60 वेट है, जो भी है, वो एक्चुअल में आपकी बॉडी का मास होता है। ठीक है, पढ़ते हैं यहाँ पे, द मास ऑफ अ बॉडी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स। एक बॉडी में, सिंपल सी बॉडी में कितना मैटर है वो उसका मास है। जैसे कोई खाने की चीज लाए, भाई 1 किलो की है, 2 किलो की है, वो क्या है, उसका मास है। लेकिन हम कॉमन लैंग्वेज में, अपनी नॉर्मल इंग्लिश में उसको वेट बोलते हैं कि भैया इसका कितना वेट है मैडम, 1 किलो है। एक्चुअल में हम उसका मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वेट क्यों बोलते हैं उस पर भी आ जाएंगे। नाउ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। एक बॉडी का कितना इनर्शिया होगा, इनर्शिया हम पढ़ के आए हैं फोर्स वाले उसमें चैप्टर में, कि बॉडी जो हमारी रिटेन करती है रेस्ट की पोजीशन, वो वाली पोजीशन, वो हमारा इनर्शिया होता है। सो वो कितना इनर्शिया होता है वो उसका मास डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया होगा उस बॉडी का। देन है जी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम इन द होल यूनिवर्स। पूरा जो हमारी बॉडी का जो मास है ना, चाहे आप यहाँ पे हो चाहे आप मून पे चले जाओ, मास हमारी बॉडी का सेम ही रहेगा। वेट में फर्क आएगा, क्यों आएगा वो अभी हम देख लेंगे। देन मास इज अ स्केलर क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। सो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। एंड एसआई यूनिट होती है केजी। ठीक है, अभी जो इतनी बार मैंने इसके बीच में बोला, अभी जाते हैं वेट पे आ जाते हैं कि भाई ये वेट क्या होता है। सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स दैट पुल्स इट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब एक बॉडी में जो मास है, अब उस बॉडी को, उसका वेट की जब हम बात करेंगे तो जो हमारी अर्थ का सेंटर है, कितना फोर्स लग रहा है उसको पुल करने में, वो होता है हमारा वेट। जैसे एक बॉडी है, उसका मास लेट्स सपोज 55 केजीज है, अब कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है जो अर्थ उसको अपनी तरफ पुल करके रखेगी, वो उसका वेट है। मतलब जब हम वेट की बात करते हैं तो इसमें हमारा मास तो होता ही है, साथ में ये ग्रेविटी वाला जो हमारा जी था ना, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी था, वो इसमें जुड़ जाएगा। सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन इट। एक बंदे पे, एक इंसान पे, एक चीज पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, किससे, बाय अर्थ। अर्थ का कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो हो गया हमारा वेट। इसीलिए मैंने कहा था कि वेट जो है, अगर आप जैसे हम कह रहे थे ना, इसमें मास कह रहे थे कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप यहाँ पे हो, चाहे अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो। जब आप मून पे चले जाओगे, ठीक है, अगर कभी गए आगे जाके, तो जब हम मून पे होते हैं तो हमारा वेट अलग होगा, क्योंकि वहां पे ये जो जी है ये डिफर करेगा। मास तो सेम ही रहेगा वहां पे भी हमारा, लेकिन ये जी बदल जाएगा, इसलिए हमारा वेट बदल जाएगा। ठीक है, सो
SI यूनिट इसकी होती है न्यूटन में। देखा ये भी चीज देखो, हम अपना वेट जब भी बताते हैं हाँ कितना है 50 kg, हम kg में बताते हैं, एक्चुअल में जो वेट होता है वो न्यूटन में होता है, और जो मास होता है वो हमारा kg में होता है। ठीक है, नाउ इफ g इज 0 द ऑब्जेक्ट वेट इज ऑल्सो 0। अब एक ऐसी जगह जहां पे देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगर वो 0 है तो आपका वेट भी, मास तो कुछ हो गई लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, मास और वेट में आपको फर्क पता चल गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं, इस पे चलो बाद में आते हैं, पहले हम यहाँ से क्या क्या बचा हमारा, थ्रस्ट प्रेशर वगैरह पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हटा दो, ओके सो इसको और जूम कर दो यहाँ से। अब थ्रस्ट क्या होता है, नाउ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज पैरेलल टू दी सरफेस। एक सरफेस है इस तरीके से, इस पे कुछ फोर्स लग रहा है ऐसे पैरेलल पोजीशन में, तो ये हमारा थ्रस्ट होता है। जैसे ये फ्लैट सरफेस है, इस पे फोर्स मैं ऐसे लगा रही हूँ परपेंडिकुलर उसमें, सो जब वो परपेंडिकुलर बनता है बेसिकली, अच्छा यहाँ पर पैरेलल लिखा है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर दैट इज आर थर्स्ट। ठीक है, जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, इट हैज एन इफेक्ट बेस्ड ऑन द कॉन्टैक्ट एरिया। और इफेक्ट कहाँ पे आता है, जो भी कॉन्टैक्ट एरिया होता है उस पे। नाउ नेक्स्ट है प्रेशर। अब प्रेशर की अगर हम बात करें, सो द थर्स्ट पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। अब एक जो थ्रस्ट की बात करी, परपेंडिकुलर फोर्स की हमने बात करी, कितना लग रहा है पर यूनिट एरिया, वो हमारा प्रेशर होता है। प्रेशर वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में आपको पता है, जैसे सिंपल सा ये देखो, इतनी सी चीज है, इस पे अगर मैं लेट्स सपोज फोन से प्रेशर लगा रही हूँ, ठीक है, यहाँ का सरफेस एरिया कितना प्रेशर लगेगा, यही प्रेशर अगर मैं यहाँ पे इस पेन पॉइंटेड निब से लगा रही हूँ तो प्रेशर ज्यादा, कौन सा ज्यादा चुभेगा मेरे को। अब सिंपल सा देखो ना, इस तरीके से यहाँ पे मैं इस पे प्रेशर लगा रही हूँ, समझ आ रहा है। ठीक है, यही चीज अगर मैं यहाँ इसकी निब से प्रेशर लगाने लग जाऊँ तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा फील होगा। मतलब यहाँ पे एरिया जो है वो मैटर कर रहा है, इसका सरफेस एरिया देखो कितना छोटा सा है। अभी आगे भी पढ़ेंगे हम, SI यूनिट इसकी पास्कल होती है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ स्मॉलर एरिया इट एक्सर्ट्स मोर प्रेशर देन व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन अ लार्जर एरिया। इस केस में जो मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने एरिया सेम लिया था, लेकिन जिस एरिया से प्रेशर लगा रहे हैं वो अलग है। सिंपल, फोन भी छोड़ो, इसका ये साइड देख लो कितना प्रेशर लगेगा, इसके पॉइंटेड साइड से ज्यादा लगेगा, कि सरफेस एरिया इसमें और इसमें डिफरेंस है। ठीक है, नाउ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस प्रेशर, क्या क्या फैक्टर्स है, फोर्स कितना लगा रहे हो और एरिया हो गया, और कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है। मान लो इससे तो मैं लगी हुई हूँ बहुत ज्यादा फोर्स लगाने में, इसमें मैं जरा सा बस टच कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली उसमें प्रेशर का फर्क आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। अगर फ्लूइड में प्रेशर का क्या रोल होता है, सबसे पहले डेंसिटी क्या होता है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी क्या होती है, सिंपल वर्ड में कितना पतला या कितना गाढ़ा है, कितना मास है उसका वॉल्यूम के हिसाब से वो हमारी डेंसिटी होती है। उसकी ऐसा यूनिट होती है kg मीटर क्यूब। देन वी हैव buoyancy. Now when an object is submerged in a liquid, the liquid produces a force of upthrust in the direction opposite to that of gravity. Now देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल लो, एक बकेट में पानी है आपके पास और एक प्लास्टिक की खाली बॉटल ले लो। ठीक है, जब आप उस बॉटल को ऐसे धक्का लगा के नीचे या मग को ऐसे छोड़ते हो ना, उसमें पानी नहीं भरना, वेट नहीं ऐड करना, उसमें अगर बहुत ज्यादा मास होगा तो नीचे चली जाएगी, लेकिन अगर वो खाली है तो वो क्या की वापस ऐसे ऊपर आ जाती है। क्यों हुआ ऐसे, भाई ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे ही होता है, तो अगर मैं उस प्लास्टिक की बॉटल, हल्की सी बॉटल को नीचे तो पानी से वो ऊपर क्यों आती है, वो तो नीचे रहनी चाहिए। लेकिन ये हमारा बॉयंसी होता है, जिसमें अगर आप कोई चीज सबमर्ज करते हो लिक्विड के अंदर, सो वो एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जैसे जैसे ये आपका, इसके अंदर आपका लिक्विड है, बकेट सी बना लेते हैं, इसमें सारा आपका लिक्विड है, जब आपने यहाँ पे फोर्स से कोई चीज डाली तो वो एक अपथ्रस्ट फोर्स बना रही है, इससे opposite force upthrust force बना रही है, which is opposite to that of gravity. Now this is known as buoyant force. ठीक है, it is determined by the fluid's density. अब अगर वो कितना हल्का है फ्लूइड उस पर डिपेंड है। बहुत ही अगर कोई आपके पास मान लो बहुत गाढ़ी सी कोई चीज है, उसमें जब डालोगे तो वो जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। वो इतनी गाढ़ी सी चीज में इतने लगेगा, पतला सा पानी मतलब प्लेन सा पानी है, सो उसमें डालते ही वो कैसे पटक करके ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है फ्लूइड की डेंसिटी के ऊपर। अब इसमें लास्ट हमारा टॉपिक है विच इज आर्किमिड्स प्रिंसिपल। नाउ अकॉर्डिंग टू आर्किमिड्स प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड टोटली और पार्शली, जब आप लिक्विड के अंदर कोई चीज डाल रहे हो, द लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स टू दैट ऑब्जेक्ट। अभी हमने पढ़ा, इसको हम बुओयंसी बोलते हैं, कि वो लिक्विड एक अपथ्रस्ट
फोर्स लगाएगा। नाउ वो जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, ये हमारा ये प्रिंसिपल बताएगा। कितना फोर्स लगेगा, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। मतलब एक बकेट में, ये हमारा बकेट हो गया, ठीक है, इसमें पानी है, टॉप तक समझ लो पानी भरा हो। जैसे ही मैं इसमें कोई चीज डालूंगी, ऑब्वियस वाली बात है, क्या होगा, पानी बाहर गिर जाएगा। बकेट पूरी भरी हुई है, उसमें आप एक बॉल भी डाल रहे हो, हाथ भी इंसर्ट कर रहे हो, तो वो पानी बाहर आ जाएगा। वो कह रहे हैं जितना पानी आपका बाहर आया, जितना पानी बाहर आया उतना ही हम कहेंगे कि फोर्स लगा था। जितना फोर्स था उतना ही पानी हमारा बाहर आया। सो द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जितना इसने डिस्प्लेस किया लिक्विड, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। जितने मैग्नीट्यूड से फोर्स लगा उतना ही लिक्विड हमारा डिस्प्लेस होगा ना। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल टू आर बॉइंट फोर्स। ये वाला जो फोर्स है जो पानी ऊपर वाला लगा रहे, बॉइंट फोर्स होता है ना, उस वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ है उतना बॉइंट फोर्स है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दिस वॉज आर ग्रेविटेशन चैप्टर। कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा नाम से हुआ बने हुए हैं कि बड़े मुश्किल चैप्टर है, बट ध्यान से जब आप कंसेप्ट समझोगे तो आपको बहुत ईजी लगेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।